डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को हम लोग। प्रश्न एक क्या कहता है कि जब सूर्य की गर्मी तरल पानी को जलवाष्प में बदल देती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्रक्रिया संघनन नहीं कहती है, क्योंकि संघनन जब वाष्प छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है तो संघनन कहलाती है। आपका वर्षण भी नहीं होगा, क्योंकि वर्षण तब होता है जब छोटी छोटी बूंदें पानी में बदल कर और नीचे बारिश के रूप में गिरने लगते हैं, उसको वर्षण कहते हैं। निस्पंदन भी आपका नहीं होगा। आपका सही उत्तर जो है वाष्पीकरण हो जाएगा। जब सूर्य की गर्मी तरल पानी को जलवाष्प में बदल देती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी प्रक्रिया हवा में मौजूद जलवाष्प को ठंडा करके पानी की छोटी बूंदें बनाती है। तो वाष्पीकरण तो भी पीछे देखें, वाष्पीकरण का कुछ और मतलब था कि पानी जब गर्म होती है तो वाष्पीकरण होकर के भाप बनकर ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पीछे कि संघनन प्रक्रिया के माध्यम से जो है वाष्प जो है छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ठीक है, पिघलना आपका नहीं होगा, क्योंकि पिघलना बर्फ जब गर्मी पाती है तो पिघलना चालू कर देती है, और जमना एक अलग होता है, अत्यधिक ठंडी मिलने के कारण पानी जम जाती है। ठीक है, आपका सही उत्तर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है कि पृथ्वी पर संपूर्ण जल चक्र को चलाने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन प्रदान करता है। तो आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कौन सा चीज़ है जो पूरे जल चक्र को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो चंद्रमा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। ठीक है, चंद्रमा ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। पृथ्वी का क्रोड भी नहीं होगा। तारे भी नहीं होंगे, क्योंकि तारे इतने दूर हैं कि उनकी ऊष्मा पृथ्वी तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाती, इतनी पहुंच ही नहीं पाती कि जल को वाष्प में बदल सके। ठीक है, वाष्प में बदलने लायक जो ऊष्मा मिलता है एकमात्र सूर्य से मिलता है। ठीक है, इसका सही उत्तर जो है सूर्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो वे बारिश, बर्फ या ओले के रूप में पानी वापस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, इसे क्या कहा जाता है। इसे वर्षण कहते हैं, वाष्पीकरण या अंतःस्यंदन, या फिर अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो देखो जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं और वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगते हैं, जिसे हम लोग वर्षण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण आपको मैंने पीछे समझा दिया है, आपको अंतःस्यंदन आगे समझा दूंगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पौधे अपनी पत्तियों के छोटे छिद्रों के माध्यम से अतिरिक्त जलवाष्प हवा में छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। श्वसन नहीं होगा, क्योंकि श्वसन में लोग गैस या हवा नहीं छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन होगा, या फिर पाचन होगा, या फिर परिसंचरण होगा। तो पाचन भी नहीं होगा, आपका परिसंचरण भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर है, सही उत्तर वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। जब पौधे अपनी छोटी पत्तियों के छोटे छिद्रों के माध्यम से अतिरिक्त जलवाष्प हवा में छोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जब बारिश का पानी मिट्टी के माध्यम से जमीन में गहराई तक रिसता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। ये देखिए बारिश हो रही है, ठीक है, ये बारिश हो रही है और नीचे पानी धीरे धीरे रिस रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतःस्यंदन, या फिर हम लोग सामान्य भाषा में रिसाव बोल देते हैं। ठीक है, आपको मैंने वाष्पीकरण बता दिया, वाष्पीकरण क्या होता है। संघनन भी आपको मैंने पीछे वीडियो में बता दिया है। और जमना मतलब जब पानी अत्यधिक ठंडी क्षेत्रों में वो पानी क्या होता है, बर्फ में जम जाता है, तो होता है जमना। ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आसमान में तैरते हुए बादल मुख्य रूप से किस चीज़ के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं, आपके पास ऑप्शन है, 10 सेकेंड भी है। तो देखिए तैरती हुई सफ़ेद कपास, ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तैरती हुई कपास के जैसा वो दिखाई देती है पर कपास की बनी नहीं होती है। शुद्ध ऑक्सीजन गैस भी नहीं होती, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन गैस पृथ्वी में मौजूद तो है पर वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और धुआं और धूल ये भी नहीं होगा, धुआं और धूल नहीं होगा। पानी की छोटी बूंदे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पानी की छोटी बूंदे, आसमान में तैरते हुए जो बादल है वो मुख्य रूप से पानी की छोटी छोटी बूंदे, इतना छोटा छोटा कण मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कभी कभी बारिश ठंडे तूफानी बादलों में बहुत ऊपर जम जाती हैं और बर्फ के कठोर गोलों के रूप में जमीन पर गिरती हैं, इसे क्या कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी अपने आपके घर साइड भी ऐसी बारिश हुई होगी। इसे क्या कहते हैं, ओस नहीं कहते, क्योंकि ओस
दूसरा चीज़ है, पाला भी दूसरा चीज़ है, कोहरा भी दूसरा चीज़ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओलावृष्टि। ओलावृष्टि, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओलावृष्टि। जो बर्फ के कणों के रूप में बारिश गिरती है उसे हम लोग ओलावृष्टि कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस प्रकार के दिन सड़क पर पानी का गड्ढा वाष्पीकरण के कारण सबसे तेजी से सूख जाएगा? सबसे तेजी से सूख जाएगा। कैसे दिन होगा जो सड़क के गड्ढे में जो पानी है वो तेजी से सूख जाएगा? तो देखो इसका ऑप्शन ए कहता है एक ठंडा और बरसात का दिन। एक ठंडा और बरसात के दिन में जल कभी वाष्प में नहीं बदलेगा, ठीक है। ठंडी में जो वाष्प में बदलेगा क्या जल? नहीं बदलेगा ना। एक अंधेरी और बादलों वाली रात, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंधेरी रात में आपको ऊष्मा प्राप्त मतलब ऊष्मा प्राप्त नहीं होती है, तो ऊष्मा नहीं प्राप्त होगी तब तक क्या है जल वाष्प में नहीं बदलेगा। और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि यह एक गर्म और हवादार दिन, ये सही उत्तर हो जाएगा। गर्म और हवादार दिन में क्या होता है कि जल जो है जो गड्ढे सड़क किनारे गड्ढे पर इकट्ठा हुए तो वो वाष्प बनकर धीरे धीरे उड़ने लगते हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उसको ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो है ठंडी और शांत सुबह, एक गलत हो सकता है। ठंडी में कभी जल वाष्प में नहीं बदल सकती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ठंडी सर्दियों की सुबह आप अक्सर घास और पत्तियों पर पानी की जो छोटी बूंदें देखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? ओस कहा जाता है। जी हाँ, उसको ओस कहा जाता है स्टूडेंट, उसको ओस कहते हैं। जब वायुमंडल में उपस्थित जो भी गैसें होते हैं जो वाष्प बनकर उड़ते रहते हैं, वो क्या अत्यधिक ठंड मिलने के कारण जब वो पत्तियों के संपर्क में आते हैं, ठंडे पत्तियों के संपर्क में आते हैं, तो वो छोटी छोटी ओस के रूप में वो बदल जाते हैं, ठीक है। उन्हें ओस कहा जाता है। बारिश नहीं होगा, ठीक है। आपको बर्फ भी नहीं होगा क्योंकि बर्फ तो पानी का ठोस रूप है। ओला नहीं होगा क्योंकि ओलावृष्टि हम लोग पीछे देखिए वो बड़ी बड़ी कणों में क्या है बारिश के रूप में गिरती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पृथ्वी से आकाश तक जाने और वापस पृथ्वी पर लौटने वाले पानी की निरंतर यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, मैंने इसमें बता भी दिया है साफ साफ। क्या कहते हैं? कार्बन चक्र नहीं कहेंगे क्योंकि कार्बन चक्र इससे कोई संबंध नहीं रखता है। नाइट्रोजन चक्र भी नहीं कहेंगे क्योंकि मिट्टी और वायुमंडलीय संबंध को दर्शाता है। चट्टान चक्र भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें पानी को नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। इसे हम कहेंगे जल चक्र। क्या कहेंगे? जल चक्र। इसका सही उत्तर जल चक्र हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि पर्यावरण में पानी स्वाभाविक रूप से कितने भौतिक अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है? कितने भौतिक अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है? तो देखिए एक अवस्था गलत हो जाएगा। पानी एक अवस्था में नहीं रहता। आप देखे होंगे पानी के कई रूप, कभी ठोस रहता है, कभी तरल रहता है, कभी गर्म में भाप बन जाता है। 2 अवस्था में भी नहीं होता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 अवस्थाएं, ठीक है। 4 अवस्थाएं नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बहुत गर्म पानी से नहाने पर बाथरूम का शीशा धुंधला हो जाता है, किस प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है? तो जैसे हम आप लोगों को पीछे बताया था कि जब पानी जो है गर्म होती है तो वाष्प बनकर उड़ने लगती है, और वाष्प बन के उड़ने के बाद जब भी थोड़ा सा भी ठंडा होती है तो ठंडी होकर के वो पानी की छोटी छोटी बूंदें बना लेती हैं, जिसे हम लोग जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन, ठीक है। उस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। जब वाष्प छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है तो क्या है? वो संघनन कहलाती है। जब गर्म पानी से हम लोग नहाते हैं तो पानी के वो भाप बन करके उड़ता है, और उड़ने के बाद उस शीशा में छोटी छोटी पानी की बूंदों में जाकर जम जाती है, इससे शीशा धुंधला हो जाता है। इसको हम लोग संघनन कहते हैं। चलिए, और आप वाष्पीकरण तो आप देख लीजिए, पानी जब गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। पिघलना, जब बर्फ थोड़ी सी भी ऊष्मा पाती है और पिघलना चालू कर दे तो पिघलना हो जाता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। और उबलना मतलब पानी को हम एक उच्च ताप दे करके उबालते हैं, वो उबालना कहलाता है। ये भी आंसर इसके लिए गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पृथ्वी पर अधिकांश पानी महासागरों में है, लेकिन हम समुद्र का पानी सीधे नहीं पी सकते, ऐसा क्यों? तो यह बहुत ठंडा है। एक गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी को पीना और न पीने का योग्यता ठंडा और गर्म नहीं दर्शाता है, ठीक है। पानी को पीने और न पीने की योग्यता ठंडा और गर्म नहीं दर्शाता है। यह बहुत खारा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यह बहुत खारा है। इतना खारा है, इसमें खनिज और लवणता की मात्रा इतनी उपलब्ध है जिसके कारण पानी खारी हो जाती है। इससे सीधा पानी पीना, इसका जो पानी सीधे हम पिएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
समुद्र का पानी मीठा नहीं होता है और यह बहुत गर्म भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, लोग आमतौर पर पीने और खेती के लिए भूजल को सतह पर कैसे लाते हैं, कैसे लाते हैं? तो इमेज के माध्यम से तो आप लोग देख ही रहे होंगे कैसे ला रहे हैं। ठीक है, तो बाल्टियों में बारिश का पानी पकड़कर, ये बाल्टियों में बारिश का पानी पकड़कर गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि पानी को बाल्टी में जब हम बाल्टी बाल्टी करके लाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, जमा करने का काम करते हैं, हम लोग संग्रहित करने का काम करते हैं। ठीक है, समुद्र के पानी को उबाल कर नहीं, हम लोग भूजल को समुद्र से निकालते हैं क्या? नहीं निकालते हैं, ये गलत हो जाएगा। कुएं और ट्यूबवेल खोदकर, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुएं और ट्यूबवेल खोदकर। ठीक है, पहाड़ी ग्लेशियरों को पिघलाकर, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर पहुँचे उससे पहले हम छोटी गद्यांश पढ़ेंगे और इस गद्यांश के माध्यम से अगले आने वाले 5 सवालों को हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि बारिश पृथ्वी पर मीठे पानी का मुख्य स्रोत है। जब बारिश होती है तो कुछ पानी नदियों में बह जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा में मिट्टी की गहराई तक सोख लेता है। इस प्रक्रिया को अंतःस्यंदन या फिर इफिल्ट्रेशन कहा जाता है। पानी मिट्टी और चट्टानों की परतों से होते हुए नीचे जाता है जब तक कि यह एक ठोस चट्टान की परत तक नहीं पहुंच जाता है, जहां यह इकट्ठा होता है। ठीक है, इस जमा हुए भूमिगत जल को भूजल कहा जाता है और इसे धारण करने वाले क्षेत्रों को जलभृत या फिर एक्वीफर कहा जाता है। पेड़ इस प्राकृतिक प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को ढीला करती हैं, जिससे अधिक वर्षा जल धरती के अंदर रिसता है। हालांकि आधुनिक शहरों में जमीन कंक्रीट की सड़कों और इमारतों से ढकी हुई है। कंक्रीट पानी को अंदर आर पार नहीं जाने देता, इसलिए ज़्यादातर बारिश का पानी भूजल स्तर को बढ़ाने के बजाय नालियों में बह जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न 16 कहता है कि गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर मीठे पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए है गहरे महासागर, और इधर आप 3 ऑप्शन है, पानी पिघलते ग्लेशियर, शहर की झीलें। तो आप इसमें बारिश की बूंदें भी देख रहे होंगे, वहाँ भी देख रहे होंगे इमेज में, लेकिन सबसे अच्छा हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि बारिश जो है पृथ्वी पर मीठे पानी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बारिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पाठ में अंतःस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, पानी का हवा में तेजी से वाष्पित होना, ये आपका गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि पानी का हवा में वाष्पित होना वाष्पीकरण कहलाता है। पानी का कठोर बर्फ़ में जम जाना, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, पानी कठोर बर्फ़ में जब जम जाता है तो उसे जमना कहते हैं, अंतःस्यंदन नहीं कहते हैं। पानी का गर्म बर्तन में उबालना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, पानी का मिट्टी में गहराई तक सोख लिया जाना, ये हमारा क्या कहलाता है? इन्फिल्ट्रेशन या फिर अंतःस्यंदन कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जलभृत यानी एक्वीफर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जमा हुए भूमिगत जल को धारण करने वाला क्षेत्र। इसका सही उत्तर ए ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वह ठोस चट्टान जो पानी को पूरी तरह रोक देती है, ये गलत हो जाएगा। बड़े शहरों में बनी कंक्रीट की सड़क, ये भी गलत हो जाएगा। वह नाली जहां बारिश का गंदा पानी बह जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। जलभृत क्या है? तो जलभृत जमा हुए भूमिगत जल को धारण करने वाला क्षेत्र होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेड़ भूजल बढ़ाने में कैसे मदद करता है? तो कैसे मदद करता है? ऑप्शन ए कहता है कि उनकी मोटी जड़ें मिट्टी को चट्टान जैसा सख्त बना देती हैं। बिल्कुल नहीं, उनकी जड़ें जो है मिट्टी को चट्टान जैसा सख्त नहीं बनाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, उनकी हरी पत्तियां गिरने वाले सारे बारिश के पानी को पी लेती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बारिश के पानी को लोग नहीं पीते हैं, और लोग तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? उनकी जड़ें मिट्टी को ढीला करती हैं, जिससे पानी अंदर रिसता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को क्या करती हैं? ढीला करती हैं, जिससे पानी अंदर तक रिसता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? एक्वीफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भूजल बढ़ाने में इस तरह पेड़ मदद करते हैं। इसका 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे बारिश को नरम जमीन पर गिरने से रोकते हैं, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। आधुनिक शहरों में भूजल स्तर के लिए कंक्रीट खराब क्यों है? क्यों है भाई? तो देखिए, यह स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक वर्षा जल सोख लेता है। जी नहीं, वर्षा का जल नहीं सोखता है कंक्रीट। वर्षा का जल सोखता है क्या? नहीं सोखता है। ठीक है, यह पानी को आर पार नहीं जाने देता, ये सही हो जाएगा।
कंक्रीट में देखेंगे आप, पानी को आर पार जाने देता है क्या? नहीं जाने देता है, ठीक है। भूजल स्तर के लिए ही खराब है। जैसे आप शहरों में देखे होंगे कि बहुत कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, चाहे मकान में हो, सड़कों में है, और फिर कहीं पर भी हो। तो उससे क्या है, जो बारिश की पानी गिरती हैं, बारिश से पानी गिरते हैं, वो पानी जल में रिसाव नहीं होता, मतलब भूमि में उसका रिसाव नहीं होता है, वो नालियों के माध्यम से क्या बहकर बाहर निकल जाता है। आप इमेज से भी देख सकते हैं, इधर देखिए, यहाँ पर नालियाँ दिखाई गई हैं, यहाँ पर सड़कें दिखाया गया है, और इधर तुलना किया गया है मिट्टी से। तो मिट्टी में क्या है, पानी गिरती है और भूजल स्तर को बढ़ावा दे रही है, लेकिन यहाँ सीधे निकल जा रही है। तो देख रहे हैं इधर भूजल की स्थिति क्या है और इधर भूजल की स्थिति क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी क्या कहता है, यह पानी को जल्दी से गंदी बर्फ में बदल देता है, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी कहता है भूजल को बहुत तेज़ी से वाष्पित कर देता है, यह भूजल को बहुत जल्दी से वाष्पित कर देता है, ये भी गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। तो आज का हमारा प्रश्न 20 का सही उत्तर है, पानी को अपने आर पार नहीं जाने देता है। और इतना ही प्रश्नों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसी तरह मिलूँगा अगले वीडियो पर बेहतरीन सवालों के साथ। अगर आप ऐसे बेहतरीन सवालों का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपके लिए तथागत PSC एकेडमी ऐप पर ऐसे बेहतरीन सवालों का सैकड़ों टेस्ट बनाए गए हैं। आप तथागत PSC एकेडमी पर जाकर टेस्ट लगा सकते हैं। धन्यवाद।